हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए इस महामारी के पॉजिटिव, इन मंत्रियों को सौंपा जाएगा कामकाज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री के स्टाफ और उनके करीबी अधिकारियों के इस महामारी के टेस्ट तेजी से कराए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से रोज पार्टी दफ्तर जा रहे थे, जहां पर वो कांग्रेस से आने वाले विधायकों को भाजपा में शामिल करवा रहे थे। अब पार्टी के पदाधिकारियों को भी चिंता हो गई है। दोस्तों शिवराज सिंह के इस तरह पॉजिटिव आने से प्रदेश के सारे कामकाज ठप होने की आशंका बन गई है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाने से पहले अपने वरिष्ठ मंत्रियों भूपेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी का सारा कामकाज सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे इस महामारी के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना इस महामारी का टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क आने वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है 9 राज्य, केंद्र ने दी टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह। जी हां दोस्तों, इस महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते कैबिनेट सेक्रेटरी ने 9 प्रदेशों की स्थिति को रिव्यू करने का फैसला किया है। देश के इन 9 सूबों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी जगह सख्ती बरतने के साथ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। इन प्रदेशों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। इन राज्यों में रोजाना हो रही टेस्टिंग में संक्रमण के एक्टिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ओर से मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा की गई है। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी ने की, जहां इस महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और संयुक्त भूमिका के जरिए हालात संभालने पर सहमति बनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी से तबाही के बाद चीन का एक और खतरनाक प्लान पाकिस्तान के साथ कर रहा है सीक्रेट डील। जी हां दोस्तों, जैविक युद्ध क्षमता बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौते की खबर आई है और इस समझौते से जुड़े दावों के केंद्र में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार एंथनी क्लेन, जो एक वेबसाइट क्लैक्सॉन के संपादक भी है, ने एक खबर में इस समझौते का खुलासा किया। क्लेन के मुताबिक यह समझौता चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तान की डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। ऐसा लगता है कि यह केवल ज्वाइंट रिसर्च के लिए किया गया एक समझौता होगा जो उभरती संक्रामक बीमारियों पर होंगी, लेकिन एंथनी क्लेन दावा करते हैं कि यह समझौते से ज्यादा एक कुटिल एजेंडा है। यह प्रोग्राम पूरी तरह चीन द्वारा वित्त पोषित है और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में काफी कुछ निवेश करता रहा है। यानी कि दोस्तों दुनिया को इतनी बड़ी महामारी देने के बाद भी चीन चुप नहीं बैठ रहा है, वह और जैविक हथियार बनाना चाह रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में इस महामारी के वैक्सीन का ट्रायल, नहीं दिखा कोई भी साइड इफेक्ट। जी हां दोस्तों, इस महामारी के वैक्सीन का दिल्ली एम्स में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। 100 लोगों पर इस महामारी के वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण होगा। स्वदेशी वैक्सीन का देश के 12 संस्थानों में मानव परीक्षण होगा। जिन 12 संस्थानों में इस महामारी के वैक्सीन को लेकर मानव परीक्षण का काम चल रहा है, उनमें दिल्ली और पटना के एम्स और हरियाणा के रोहतक का पीजीआई भी शामिल है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। इनमें 100 वॉलेंटियर पर टेस्ट होगा। दोस्तों आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिलकर इस महामारी के लिए कोवैक्सीन तैयार की है। 3 चरणों में होने वाले इस ट्रायल में पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती नतीजे वैज्ञानिकों के लिए उत्साहवर्धक हैं। दोस्तों शुरुआत में सारे के सारे नतीजे सही पाए जा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ का कहर, 10 जिलों के 10 लाख लोग चपेट में। गोपालगंज में सारण बांध 2 जगह से टूटा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं खाना। जी हां दोस्तों, राज्य में गंडक, गामपती और अधवारा नदियों में उफान के चलते बिहार के 10 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शनिवार को गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर इलाके में सारंग बांध
दो जगह से टूट गया। इससे सारण जिले के तेरैया, मसरख और पानापुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साथ ही दोस्तों बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना गिरा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर दरभंगा से दरभंगा और मोतिहारी के बीच राहत कार्य चला रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर पटना से गोपालगंज में राहत सामग्री की एयर ड्रॉपिंग कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा 500 साल बाद शुभ मुहूर्त देखने को मिला, अयोध्या को देश का गौरव बनाएंगे। जी हां दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 500 साल के बाद राम भक्तों की इच्छा पूरी होने जा रही है। राम मंदिर भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां चल रही है। 500 सालों में ऐसे कौन से 10 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में कोई आंदोलन न हुआ हो। इस पवित्र भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन में कोई छोटा बड़ा नहीं था। ये एक ऐसा धर्म कार्य था जिसने सभी के मन से भेदभाव का मेल धो दिया था। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त आ गया है जिसका भारत के 125 करोड़ देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है जिसे हमें पूरी दुनिया का सबसे भव्य कार्यक्रम बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। सीएम ने कहा कि दुनिया जिस रूप में अयोध्या को देखना चाहती है हमें उससे भी भव्य रूप में दिखाना है। इसके लिए स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का विशेष अभियान हम कल से आरंभ कर देंगे ताकि 3 अगस्त तक सभी काम पूरे हो सकें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति, कितनी हो गई है मरीजों की संख्या। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 1,57,00,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो गई है, जिनमें से 6,40,000 के करीब मौतों का आंकड़ा भी पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख के पास है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है जहां पर लगभग 23,50,000 के करीब संक्रमित मरीज हो गए हैं और मौतों का आंकड़ा 85,000 को पार कर गया है। इन दोनों देशों के बाद दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों बात करें अब भारत की कि भारत में क्या है स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों इस तरह की काम की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक संक्रमितों की संख्या 13,85,000 के पास पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 32,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां पर 3,66,000 से ज्यादा नए मरीज हैं, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली में 2 लाख और 1,30,000 के करीब मरीज हैं। इनके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संक्रमण के खतरे के बीच बीजिंग में खुले मूवी थिएटर, सख्त नियमों के साथ मिली अनुमति। जी हां दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में इस महामारी के संक्रमण के खतरे के बीच शुक्रवार को आंशिक रूप से मूवी थिएटर खोल दिए गए। शहर के कुछ हिस्सों में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा कम है और ऐसे में थिएटरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सिनेमा प्रेमी अपना मनोरंजन कर सकेंगे। सभी को पहले से एडवांस में टिकट बुक करानी होगी। एक स्क्रीन में एक बार में सिर्फ 30% दर्शक ही सिनेमा देख सकेंगे। वहीं फिल्म के दौरान किसी को कुछ भी खाने या पीने की इजाजत नहीं होगी। चीन के तकरीबन हर ऐसे थिएटर में प्रवेश के दौरान शरीर के तापमान की जांच के साथ ही लोगों को ऑनलाइन ट्रैवल रिकॉर्ड दिखाना अनिवार्य होगा। वैसे दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी मूवी थिएटर्स खोल दिए जाएं या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर AR रहमान का खुलासा, कहा मेरे खिलाफ काम कर रहा है ग्रुप, नहीं मिलता ज्यादा काम। जी हां दोस्तों, ऑस्कर विनिंग
कॉलिंग कंपोजर AR रहमान ने कहा है कि एक गैंग है जो उनके बारे में अफवाह उड़ा रहा है। रहमान ने बताया कि उनके बारे में ऐसी खबरें उड़ाई जा रही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा में AR रहमान ने संगीत दिया है। एक इंटरव्यू में रहमान से पूछा गया कि तमिल सिनेमा की अपेक्षा हिंदी सिनेमा में कम फिल्में क्यों करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अच्छी फिल्मों को मना नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गैंग है जो गलत फहमी के चलते गलत खबरें फैला रहा है। मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें 2 दिन में गाना तैयार करके दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर ना जाने कितने लोगों ने कहा कि मत जाइए उनके पास, और उन्होंने मुझे कहानियों पर कहानियां सुनाई। रहमान ने कहा कि मैंने उनकी बातें सुनी और सोचा कि ठीक है, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट टुडे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का है खतरा। दिल्ली में अगले 24 से 48 घंटे के बीच हो सकती है भारी बारिश। जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार तबाही मचा रही बारिश और बाढ़ के बीच देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खासतौर पर दिल्ली NCR के लिए तो अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, वहीं अन्य राज्यों में भी मौसम बदला है। इसी बीच मौसम विभाग ने 26 से लेकर 30 जुलाई तक अनुमान जारी किया है और इसके अनुसार इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR की बात करें तो 27 से 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि दिल्ली के साथ इससे सटे NCR के शहरों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि शनिवार को राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, तेल कंपनियों ने बढ़ाए दाम। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखते हुए डीजल की कीमतों में इस महीने 9वीं बार बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में डीजल की कीमत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। लगातार हो रही बढ़ोतरी से महंगाई दर के और बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि फल सब्जी से लेकर अन्य खाद्य उत्पादन महंगे होने लगे हैं। तेल कंपनियों ने जुलाई के महीने में केवल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। डीजल की कीमत 1.45 रुपए तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल की आज 1 लीटर की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत बढ़त के बाद 81 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर, चांदी हुई नरम। जान लीजिए नए ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के भाव में गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत लगातार नई ऊंचाई पर पहुंची जा रही है। दोस्तों बात करें दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की ताजा कीमतों की, तो सोना 475 रुपए बढ़कर 99.9% वाला 51,124 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 900 रुपए की गिरावट के बाद 59,885 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश रेलवे को हाईटेक करेंगे भारतीय रेल इंजन, इस दिन होगी डिलीवरी। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपने जा रहा है। अपने पड़ोसी देश से बेहतर रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाने में भारतीय रेल अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को ये इंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपे जाएंगे। भारतीय रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हैंडओवर सेरेमनी के दौरान उपस्थित रहने वाले गणमान्य लोगों में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों, रेल मंत्रियों तथा उच्चायुक्तों के अलावा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीमा के दोनों ओर के स्थानीय स्टेशनों के अन्य अधिकारी शामिल होंगे। भौतिक रूप से इंजन का आदान प्रदान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन और बांग्लादेश की तरफ दर्शना स्टेशन पर होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
अगर बॉक्स ऑफिस के खुलने का कर रहे हैं इंतजार तो हो जाओ तैयार, जल्द आने वाली है खुशखबरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से मार्च से पूरे देश में बंद पड़े सिनेमा हॉल खोलने के सरकार ने संकेत दे दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि अगस्त से सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव अमित खरे ने CII मीडिया कमेटी से बातचीत में कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि अगस्त की शुरुआत या फिर आखिरी हफ्ते तक सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। इस मामले में अंतिम फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया जाना है। मंत्रालय ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार एक सीट छोड़कर बैठना और अगली पंक्ति को खाली रखने का विकल्प शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा तो भी जाएंगे हम। जी हां दोस्तों, राजस्थान का सियासी घमासान इन दिनों चरम पर है। एक तरफ जहां पूरे राजस्थान के सभी मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। आज होटल पैरामाउंट में कांग्रेस विधायकों की बैठक रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा विपक्ष वाले सदन चलाने की बात करते हैं, पहली बार सत्ता पक्ष मांग कर रहा है, फिर भी राज्यपाल जी ने स्वीकार नहीं किया है। अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि आप सभी मजबूत बने रहें, जीत हमारी ही होगी। इस समय लड़ाई सरकार बचाने की नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करने की है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राजस्थान में हमारी सरकार 5 साल पूरी करेगी। हमारी नजर 2023 के चुनाव पर है। राजस्थान में फिर से सत्ता में कांग्रेस ही लौटेगी। मुख्यमंत्री ने इतना तक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। वैसे दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के इस बयान पर कार्यवाही की मांग भी उठ रही है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वोट देने की सही उम्र क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में वोटिंग की सही उम्र कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उधर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।